तो अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी एमकैट की केमिस्ट्री की क्लास 1 लेने जा रहे हैं और इससे पहले हम बायो और फिज़िक्स अपलोड कर चुके हैं। तो केमिस्ट्री के अंदर आज हम सबसे पहले बात करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं? एटम, एलिमेंट्स, आइसोटोप्स, न्यूक्लियर पार्ट और इसके अलावा फार्मूला यूनिट और बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती है केमिस्ट्री की बेसिक्स में। ठीक है, जिनके बारे में जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो 9-10 से होते हैं, तो इस वजह से थोड़े वीक हो चुके होते हैं। तो हम उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को दोबारा लेने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एटम की। ठीक है, एटम की बात करेंगे। अब एटम होता क्या है, हम सबको पता है एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट। ठीक है, एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट और स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, अब एटम की क्वालिटीज़ क्या हैं, या एटम जो है सबसे पहले इसका वजूद ही नहीं है दुनिया के अंदर। ठीक है, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता दुनिया में। ठीक है, एटम और एटम मिल के जो है वो एलिमेंट्स या मॉलिक्यूल्स या फार्मूला यूनिट्स ये चीज़ें बनाते हैं और फिर इनकी फॉर्म के अंदर जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, बट ये इंडिपेंडेंटली हमारी यूनिवर्स के अंदर एटम्स मौजूद नहीं हैं। ठीक है, और दूसरी बात एटम के अंदर हम ये समझ लेते हैं कि हमारे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन सब की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब है कि उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट और उनका जो है वो वेपर प्रेशर और बहुत सारी चीज़ें जो केमिस्ट्री से बिलोंग करती हैं वो सब केमिकल प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट जो है वो डिपेंड्स अपॉन एटम। ठीक है, ये एटम डिसाइड करता है कि किसी भी एलिमेंट का, किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या होगा। ठीक है, उसका जो है वो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, या ऑल ऑफ जो है वो कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, या केमिकल प्रॉपर्टीज़ किसी भी एटम की किस तरह की होंगी, वो सब हमें एटम बताएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एटम हमें पता चला। अब एटम के बाद अगर हम चलें तो हमारे पास आता है दूसरे नंबर पर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ठीक है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट आता है सेकंड नंबर पे हमारे पास। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे पास जो भी एटम्स होते हैं, जो भी एलिमेंट्स होते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है कि बीच में हमारे पास यहाँ पर न्यूक्लियस होगा। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास प्रोटॉन्स होंगे और न्यूट्रॉन्स होंगे। ठीक है, न्यूक्लियस से बाहर हमारे पास शेल्स होंगे। ठीक है, शेल्स के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। ठीक है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी हमारे पास मौजूद है। ठीक है, तो ये जो अंदर वाला पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास मौजूद है क्या? प्रोटॉन्स मौजूद हैं। ठीक है, और न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं। अब एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट क्या होता है? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट का मतलब है कि एक चीज़ तो हमारे पास मौजूद है कि न्यूक्लियस है, प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है। न्यूक्लियर पार्ट के अलावा जो पार्ट है उसके अंदर हमारे पास शामिल क्या क्या चीज़ें हैं? हमारे पास शामिल हैं शेल्स और सब शेल्स। ठीक है, शेल्स और सब शेल्स हमारे पास आते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट के अंदर। अब ये वाले जो शेल्स हैं ना, इनके बहुत सारे नाम हैं। ठीक है, इनको मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरह से जो है वो कॉल करते हैं। शेल्स को हम ऑर्बिट्स कह सकते हैं। ठीक है, शेल्स को हम एनर्जी लेवल्स कह सकते हैं। ठीक है, और शेल्स को हम शेल्स कह सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके 3 नेम्स हैं। ठीक है, किसी भी शेल के। अब हम बात कर रहे थे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट की, तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट के अंदर ये दोनों चीज़ें इंक्लूडेड हैं। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर जो ये 3 चीज़ें मौजूद थी, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इन तीनों चीज़ों से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन।
ठीक है। सबसे पहले न्यूट्रॉन जो है, ठीक है, न्यूट्रॉन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट और इज़ नॉट फंडामेंटल, ठीक है। न्यूट्रॉन किसी भी एटम के वजूद के लिए या किसी भी एटम के एग्जिस्ट करने के लिए ज़रूरी नहीं होते, ठीक है। हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स ऐसी हैं, आइसोटोप्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिनके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता बाज़ों का, ठीक है, तो वो एटम फिर भी एग्जिस्ट करते हैं। तो न्यूट्रॉन का होना फंडामेंटल नहीं है, अलबत्ता प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का होना हमारे पास बहुत ज़रूरी है, ठीक है। प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो फिर ही एटम होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है न्यूक्लियॉन्स का, ठीक है, कि न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं। हमें पता है कि एटम के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इन्हीं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम कलेक्टिवली जो है वो क्या कह देते हैं, न्यूक्लियॉन्स कह देते हैं, ठीक है। प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, ठीक है। प्रोटॉन्स पे होता है पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं, इसलिए इनको हम एक नॉट से शो करते हैं, ठीक है, एन नॉट शो करते हैं इनको, सही है। ये हो गया न्यूट्रॉन। अब हम बात करते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के मासेस की, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखना चाहें तो हमारे पास आता है प्रोटॉन का मास, ठीक है। प्रोटॉन का मास यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, P+। तो इसका मास हमारे पास कितना है, 1.66 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है। ये एक वैल्यू है जो कि याद रखनी है, सही है। इसके बाद हमारे पास प्रोटॉन के बाद आता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का मास बिल्कुल प्रोटॉन जैसा होता है, ठीक है, 1.66 10⁻24 ग्राम। यही न्यूट्रॉन का भी मास है, यही प्रोटॉन का भी मास है। और अगर हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम इसको 1 एटॉमिक मास यूनिट कह सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह जो न्यूट्रॉन का हमारे पास मास होगा वो भी क्या हो सकता है, 1 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट हमारे पास क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का क्या मास है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब इलेक्ट्रॉन का जो मास है ना वो प्रोटॉन से बहुत बहुत ज़्यादा छोटा है, ठीक है। प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास, इनके मास से इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ज़्यादा छोटा होता है। अब इस बात का अंदाज़ा हम इस तरह लगा सकते हैं कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो मास ऑफ प्रोटॉन का 1836वां हिस्सा है, ठीक है। यानी जब हम मास ऑफ प्रोटॉन को इतने टाइम्स डिवाइड करते हैं तो जो फिगर आती है वो फिगर है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब वो फिगर क्या हो सकती है हमारे पास, मास ऑफ प्रोटॉन हम देख लेते हैं 1.66 10⁻⁻24 डिवाइडेड बाय 1836, ठीक है। अब इसको अगर हम डिवाइड कर दें तो हमारे पास आंसर बनता है 9.11 10⁻⁻31 किलोग्राम, ठीक है। ये वैल्यू देखा जाए तो काफ़ी बड़ी वैल्यू लग रही है हमें, ठीक है। ये है 9.11, ठीक है, और ये ऊपर हमारे पास क्या है 1.66, ठीक है। अगर हम कंपेयर करें तो हमें देखने में ज़्यादा बड़ी क्या लग रही है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू लग रही है। बट अगर हम इसकी एक्सपोनेंट की पावर देखें तो यहाँ है -24 और यहाँ है -31, ठीक है, और इनके यूनिट्स के अंदर भी काफ़ी डिफरेंस है, सही। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स का मास है वो निग्लिजिबल है, ठीक है। निग्लिजिबल का मतलब ऐसी चीज़ जिसको इग्नोर किया जा सके, जैसी चीज़ जिसको हटाया जा सके, सही है। तो अब जब इलेक्ट्रॉन का मास निग्लिजिबल हो गया तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि किसी भी एटम का जो मास है, ठीक है, एक्चुअल मास, ठीक है, एक्चुअल मास ऑफ एटम वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, या वो क्या हो सकता है, वो उसका न्यूक्लियस हो सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स तो हमारे पास बाहर शेल्स के अंदर मौजूद है ना, जो हमने यहाँ पर देखा था, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास शेल के अंदर मौजूद हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स का मास हमें पता चल गया कि बिल्कुल ही निग्लिजिबल हो गया, बिल्कुल ही हम इसको हटा सकते हैं, तो हमने इसको बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया। तो हमारे पास जो बचा मतलब मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन, वो हमारे पास क्या हो गया, न्यूक्लियस का मास हो गया, ठीक है।
ठीक है, अब जो है हमने सबसे स्टार्ट में बात की थी कि एटम जो है ना वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, एटम डजंट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ठीक है, ये बात हमने याद रखनी है कि एटम कभी भी हमारे पास इंडिपेंडेंटली मौजूद नहीं हो सकता। ठीक है, अब इसकी वजह क्या है कि एटम हमारे पास इंडिपेंडेंटली मौजूद क्यों नहीं है? इस वजह से नहीं है क्योंकि एटम की जो काइनेटिक एनर्जी है हमारे पास, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का मतलब हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी किसी भी एटम की हमारे पास बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी हाई होने की वजह से वो एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, अकेला नहीं रह सकता। अब ये बात हमारे यहाँ पर समझने की है कि जिस चीज़ का साइज़ जितना छोटा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, और जिस चीज़ का साइज़ बड़ा होगा, ठीक है, उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ही कम होगी। तो एटम का साइज़ हमारे पास बहुत ज़्यादा छोटा है, बहुत कम है इसका साइज़। दैट्स वाई हम ये कह सकते हैं कि इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, अब एक और बात हमने ये देखनी है कि एटम की वेलोसिटी। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हैं जिसको हमने याद रखना है। द वेलोसिटी ऑफ एन एटम। ठीक है, एटम की जो वेलोसिटी है इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, एटम की जो वेलोसिटी है वो लाइट की वेलोसिटी के बराबर है। ठीक है, इससे हमें पता चल रहा है कि जितनी स्पीड से हमारे पास लाइट ट्रैवल करती है उतनी ही स्पीड से हमारे पास एक एटम ट्रैवल करता है। तो हमें पता चल गया कि जब इसकी वेलोसिटी भी बहुत ज़्यादा हाई है, इसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा हाई है, तो इस वजह से ये इंडिपेंडेंटली रह ही नहीं सकता। ठीक है, ठीक है, अब हमने कहा था कि एटम जो है वो इंडिपेंडेंटली मौजूद नहीं है। ठीक है, तो एटम जो है वो कॉम्बिनेशंस बनाकर रहता है। ठीक है, एटम क्या करता है? कॉम्बिनेशंस बनाता है। कॉम्बिनेशन का मतलब है कि ये बाइंडिंग करता है या बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, अब इसके दो तरह के बॉन्ड्स होते हैं किसी भी एटम के। या तो एटम केमिकल बॉन्ड बनाता है, ठीक है, या हमारे पास फिजिकल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, फिजिकल बॉन्ड के अंदर या फिजिकल कॉम्बिनेशन के अंदर हमारे पास लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन शामिल नहीं होता, बट केमिस्ट्री या केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर जो है वो हमारे पास एटम का लॉस और गेन शामिल है कि एक एटम के पास इतने इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा थे तो उसने इतने दे दिए, और इतने जो है उसको चाहिए थे तो उसने इतने ले लिए। मतलब कि फिजिकल के अंदर इस तरह है कि अगर एक एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर रहा, मतलब ऑक्सीजन हमारे पास कभी भी O मौजूद नहीं है कहीं भी, ऑक्सीजन हमारे पास O2 रहती है। ठीक है, फॉस्फोरस हमारे पास कभी भी P ऐसे ही नहीं मौजूद, या P4 होता है। ठीक है, तो फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, ये सब इनके फिजिकल कॉम्बिनेशंस हैं। अब केमिकल कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं? ठीक है, अब केमिकल के अंदर जो है ना वो हमारे पास मेटेलिक बॉन्डिंग होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का लॉस और गेन होता है, या कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं, या XYZ कुछ भी करके यहाँ पर बॉन्ड्स बनते हैं। ठीक है, अब जो बॉन्ड्स बनते हैं ना उसके एज अ रिजल्ट उसके तौर पे हमारे पास बनते हैं मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और हमारे पास सेकंड चीज़ बनती है फॉर्मूला यूनिट। ठीक है, ये सब हम अभी आगे जाके देखेंगे कि व्हाट इज़ मॉलिक्यूल, व्हाट इज़ फॉर्मूला यूनिट। ठीक है, और जो फिजिकल से बनेंगे वो हमारे पास कहलाएंगे एलिमेंट्स। सही है, तो अब हम सबसे पहले फिजिकल से शुरू करते हैं, और फिजिकल के अंदर ही हम देखते हैं कि हमारे पास एलिमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट बात हमारी ये है कि व्हाट इज़ एलिमेंट, एलिमेंट क्या होता है। तो अब हम चेक करते हैं कि एलिमेंट हमारे पास क्या है। एलिमेंट जो है ना तकरीबन 3 तरह के होते हैं। ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। हमारे पास जो पूरा पीरियोडिक टेबल मौजूद है, उस पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी हमारे पास मौजूद हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो सब एलिमेंट्स कहलाती हैं। ठीक है, अब उन एलिमेंट्स की ना 3 कैटेगरीज हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर भी। जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं तो हम उनकी वो कैटेगरीज भी पढ़ते हैं। एक हमारे पास होती है मेटल्स, ठीक है, एक हमारे पास होती है नॉन मेटल्स,
और एक हमारे पास होती है सेमी मेटल्स। सेमी मेटल्स का एक एडवांस नाम भी है जिसको हम कहते हैं मेटलॉइड्स। ठीक है, या तो ये होगा या फिर ये होगा, दोनों है। ठीक है, अब जो मेटल्स है ना वो 75% हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर मेटल्स हैं। ठीक है, यानी कि मेटल्स ज़्यादा एग्जिस्ट करती हैं। अब अगर हम बात करें मेटल्स ही की, तो मेटल्स की एक प्रॉपर्टी ये है कि मेटल्स हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, और इसका बिल्कुल अपोजिट नॉन मेटल्स जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव होती हैं। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव होने का क्या मतलब है? ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने का मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर सकती है। जब इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर देगी तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम ऐसे भी कह सकते हैं टेंडेंसी ऑफ गेन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सही है। अब मेटालॉइड्स जो होती है ना, मेटालॉइड्स के अंदर ना मेटल्स के कैरेक्टर्स पूरे होते हैं ना नॉन मेटल्स के कैरेक्टर्स पूरे होते हैं। मींस ये हाफ मेटल्स होती हैं और हाफ नॉन मेटल्स होती हैं, बट ऐसा देखा गया है कि इनके अंदर मेटेलिक कैरेक्टर्स जो है ना, यानी कि इस मेटल्स के कैरेक्टर्स इनके अंदर ज़्यादा होते हैं। ठीक है, डोमिनेंट होते हैं, दैट्स वाई इनका नाम हमने मेटालॉइड्स रख दिया। और पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर तकरीबन 8 मेटालॉइड्स हमारे पास मौजूद हैं। ठीक है, ये सारे फैक्ट एंड फिगर्स हैं जो कि हमें याद रखने हैं, राइट। ठीक है, अब हमने देख लिया एटॉमिक स्ट्रक्चर भी देख लिया है, एटम्स की ये जो बॉन्डिंग है ये भी देख ली। अब एलिमेंट से रिलेटेड ही हमारे पास एक और चीज़ आती है, और वो एक सोचने की बात है, ये है कि तमाम दुनिया में जितने भी मैटर्स मौजूद हैं उनका जो स्ट्रक्चर है, एलिमेंट्स हैं, वो सब सेम है। ठीक है, एक उनके अंदर न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होंगे। ठीक है, बाहर उनके शेल्स होंगे। ठीक है, शेल्स के अंदर जो है यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, और क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होगा, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, और हमारे पास यूनिवर्स में जितने भी एटम मौजूद हैं सबका ये स्ट्रक्चर सेम होता है। ठीक है, बट हमारे पास इतने सारे मैटर्स मौजूद हैं, इतनी सारी मेटल्स हैं, इतनी सारी नॉन मेटल्स हैं, वो हमारे पास कैसे हैं? ठीक है, क्या डिफरेंस है किसी भी एटम के अंदर? ठीक है, किसी भी एटम का दूसरे एटम से क्या डिफरेंस है? तो हमारे पास यहाँ पर दो चीज़ें देखने में आती हैं कि कोई भी एटम दूसरे एटम से डिफरेंट होता है एटॉमिक नंबर और मास नंबर की वजह से। ठीक है, अब एटॉमिक नंबर और मास नंबर, सबसे पहले इनकी आइडेंटिटी चेक करें। एटॉमिक नंबर को शो करते हैं Z से और मास नंबर को शो करते हैं A से। ठीक है, अब एटॉमिक नंबर को हम क्या कह सकते हैं? एटॉमिक नंबर को हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कह सकते हैं। ठीक है, या प्रोटॉनिक नंबर भी कह सकते हैं, प्रोटॉनिक नंबर। ठीक है, और मास नंबर को हम न्यूक्लियोनिक नंबर कह सकते हैं। ठीक है, न्यूक्लियॉन्स हमने पीछे देखा, ये न्यूट्रॉन नहीं है, ये न्यूक्लियॉन्स है। ठीक है, तो न्यूक्लियोनिक नंबर जो होगा वो हमारे पास मास नंबर होगा। अब ये न्यूक्लियोनिक नंबर है क्या, चेक करें इसको। न्यूक्लियोनिक नंबर है प्रोटॉन, ठीक है, प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स हमारे पास क्या है? न्यूक्लियोनिक नंबर है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि प्रोटॉन्स जो हैं वो जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या होता है? ठीक है, 8 इसका एटॉमिक नंबर है। ठीक है, और 16 इसका मास नंबर है। तो ये जो 8 है ना, ये इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। मीन्स अगर हम ऑक्सीजन का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन का एक स्ट्रक्चर बनाएं, तो यहाँ पर जो प्रोटॉन्स होंगे वो होंगे 8, और जो बाहर इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी होंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये होगा इलेक्ट्रॉन्स का स्ट्रक्चर। तो हम ये कह सकते हैं कि जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हम यहाँ ऊपर लिख सकते हैं कि प्रोटॉनिक नंबर जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर क्या हुआ? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, और एटॉमिक नंबर हमारे पास हुआ ओनली प्रोटॉन्स।
ठीक है, प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन्स दोनों बराबर होते हैं, इस वजह से हम कह सकते हैं। बट मास नंबर क्या होता है कि जब हम प्रोटॉन्स को प्लस कर दें, प्रोटॉन यानी कि P+ को प्लस कर दें न्यूट्रॉन्स के साथ, तो हमारे पास बन जाएगा A यानी कि मास नंबर। ठीक है, अब ये जो P+ है ना यानी कि प्रोटॉन्स, इसको हम एटॉमिक नंबर कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने कहा कि जब बाहर इलेक्ट्रॉन जितने हैं उतना ही हमारे पास प्रोटॉन्स होंगे, तो हम कह सकते हैं कि जो P+ है इसको हम Z कह सकते हैं, क्योंकि हम एटॉमिक नंबर को क्या कह रहे हैं, Z कह रहे हैं। तो Z के साथ हम प्लस कर दें न्यूट्रॉन्स को, यानी कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्लस हों तो क्या बनेगा, ये एटॉमिक नंबर नहीं है, ये मास नंबर है। ठीक है, शो इसको A से कर रहे हैं बट ये है क्या, मास नंबर है। अब इसी फॉर्मूले को अगर हम ड्राइव करना चाहें, अगर हम इससे न्यूट्रॉन्स निकालना चाहें ओनली, तो हम मास नंबर के अंदर से एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को जो है वो माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इससे हमारे पास 2 फार्मूलाज बन जाएंगे। ठीक है, अब हम देखते ये हैं कि ये जो एटॉमिक नंबर है ना और ये मास नंबर, इसको हम शो कैसे करते हैं। हमें पता है पीरियोडिक टेबल के अंदर भी हम बहुत सारी दफ़ा देखते हैं कि ऑक्सीजन है, इसका 8 एटॉमिक नंबर है और 16 मास नंबर है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक एलिमेंट है X, और इसका या कुछ भी इस X की जगह कोई भी हमारे पास एलिमेंट हो सकता है। तो नीचे जो है यानी कि इसके इधर लेफ़्ट हैंड बनेगा, ये हमारे पास एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर आएगा, और ऊपर हमारे पास मास नंबर आएगा। ठीक है, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन। अब हम जो है वो नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में, आइसोटोप्स के बारे में। ठीक है, हमने सुना हुआ है काफ़ी टाइम से इसका नाम, आइसोटोप्स। ठीक है, आइसोटोप्स को अगर हम समझना चाहें तो हम इनको कह सकते हैं कि ये ट्विन्स होते हैं। ठीक है, ट्विन्स मीन्स जो बच्चे होते हैं ट्विन्स होते हैं। ठीक है, तो ट्विन्स की तरह ही हमारे पास आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है, इनकी कुछ चीज़ें डिफरेंट होती हैं, कुछ चीज़ें बिल्कुल सेम होती हैं। ठीक है, तो आइसोटोप्स के अंदर जैसा कि हमने कहा कि कुछ चीज़ें डिफरेंट हैं, कुछ चीज़ें जो है वो सेम होंगी। तो सबसे पहले आइसोटोप्स का अगर हम नाम देखें तो आइसो का तो मतलब हमें सबको पता है कि आइसो का मतलब होता है सेम। ठीक है, और टोप्स का मतलब होता है प्लेस, मतलब सेम जगह, एक जगह पे मौजूद होंगे जितने भी आइसोटोप्स होंगे। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे पास टोटल आइसोटोप्स हैं वो हैं 300 आइसोटोप्स हैं हमारे पास टोटल। अब नेक्स्ट अगर हम इसके कैरेक्टर्स की बात करें, ठीक है, कैरेक्टर्स की बात करें अगर हम आइसोटोप्स के, तो बहुत सारे इसके हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास आता है कि आइसोटोप जो है ना, इनका प्रोटॉनिक नंबर, ठीक है, यानी कि एटॉमिक नंबर। ठीक है, पहले हम प्रोटॉन्स की बात करते हैं। प्रोटॉन्स हमारे पास सेम होंगे, ठीक है, और न्यूट्रॉन्स हमारे पास डिफरेंट होंगे। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होंगे। अब हम इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। हाइड्रोजन है हमारे पास, हाइड्रोजन, ठीक है, H, हमारे पास इसके 3 आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है, एक होता है प्रोटियम, और एक होता है ड्यूट्रियम, एक होता है ट्रीटियम। ठीक है, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम। ठीक है, नाम मैं यहाँ पूरा लिख नहीं रही। अब प्रोटियम जो होता है ना, अगर हम उसका स्ट्रक्चर देखें, ये होगा इसका न्यूक्लियस और ये होगा इसका एक शेल। अब इसके अंदर बाहर होगा सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन और अंदर होगा एक प्रोटॉन। ठीक है, एक प्रोटॉन मीन्स इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, एक, प्रोटॉन कितने हैं, एक, न्यूट्रॉन क्या है, एब्सेंट। ठीक है, एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन क्या है, एब्सेंट। सही है। अब नेक्स्ट हम बात करें ड्यूट्रियम की, तो ड्यूट्रियम का अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमारे पास यहाँ होगा एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन भी क्या है,
एक, प्रोटॉन भी क्या है एक, और न्यूट्रॉन भी क्या है एक। ठीक है, डिफरेंट हो गया। अब ट्रिटियम की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास इसके न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन होगा, 2 न्यूट्रॉन होंगे और 1 इलेक्ट्रॉन इसके बाहर शेल में होगा। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन कितने हैं एक, प्रोटॉन कितने हैं एक, और न्यूट्रॉन्स कितने हैं 2। ठीक है, अब अगर हम देखना चाहें तो हम ये देख सकते हैं कि इन तीनों के अंदर प्रोटॉनिक नंबर, एटॉमिक नंबर या इलेक्ट्रॉनिक नंबर, ठीक है, तीनों एक ही चीज़ है, वो तीनों चीज़ें बिल्कुल सेम है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन। ठीक है, बट डिफरेंट क्या है न्यूट्रॉन, यहाँ पर तो न्यूट्रॉन है ही नहीं, एब्सेंट। यहाँ पर क्या है 1, यहाँ पर क्या है 2। तो मतलब ये जो अभी हमने ऊपर पॉइंट लिखा था इसका कि प्रोटॉन हमारे पास सेम होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारे पास डिफरेंट होंगे। तो हमें पता है कि जब हमारे पास प्रोटॉन्स ही डिफरेंट हो गए तो हमारे पास प्रोटॉन्स हमारे पास जब सेम हो गए तो हमारे पास एटॉमिक नंबर भी क्या हुआ सेम हो गया। ठीक है, जब एटॉमिक नंबर सेम होगा तो हमारे पास मास नंबर डिफरेंट होगा। मास नंबर क्यों डिफरेंट होगा, क्योंकि न्यूट्रॉन्स यहाँ पर डिफरेंट हैं। हम देख रहे हैं ना, जब हम प्रोटॉन्स को, ठीक है, हम जानते हैं कि जब हम इन प्रोटॉन्स को न्यूट्रॉन्स के अंदर जमा करेंगे, एडिशन करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास मास नंबर आएगा। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स तो सबके पास एक एक ही है, न्यूट्रॉन्स पहले के पास है 0, तो पहले का एटॉमिक नंबर यानी कि प्रोटियम का जो एटॉमिक नंबर है वो हमारे पास क्या हो जाएगा 1। अब दूसरे के अंदर पहले के अंदर न्यूट्रॉन 0 था, अब दूसरे के अंदर पहला न्यूट्रॉन 1 हो गया, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जब हम प्लस करेंगे तो ये बन गया 2। तो जो ड्यूट्रियम है इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास बन जाएगा 2। अब हम जब थर्ड वन पे चलें, ट्रिटियम, इसका एटॉमिक नंबर 3 बनेगा, मास नंबर इसका 3 बनेगा। क्यों, प्रोटॉन हमारे पास 1 और न्यूट्रॉन हमारे पास है 2, तो 2 + 1 हमारे पास 3 हो जाएगा। सही है, तो ये बात हमें पता चल गई कि एटॉमिक नंबर सेम होगा, मास नंबर डिफरेंट होगा। अब तीसरी बात अगर हम करें कि इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो हमारे पास होंगी सेम। किसकी वजह से, एटॉमिक नंबर की वजह से। जब हमने सबसे फर्स्ट जो है वो स्टेप देखा था, तो हमने यहाँ पर ये कहा था कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड्स अपॉन एटम। एटम डिसाइड करेगा कि क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो जब हमारा एटॉमिक नंबर ही यहाँ पर सेम हो गया तो हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ खुद ब खुद सेम हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंट क्या होंगी, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर उसका कलर आता है, उसकी स्टेट आती है, उसका ऑर्डर आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंट हो जाएंगी। राइट, अब अगर हम एक और इसका देखना चाहें कैरेक्टर, ठीक है, वो हमारे पास होगा कि इनका जो रिएक्शन होगा ना, जो ये रिएक्शंस करते होंगे, जो इनकी रिएक्टिविटी होगी वो तो हमारे पास होगी सेम। ठीक है, बट जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, ठीक है, वो डिफरेंट होगा। ठीक है, क्योंकि इन तीनों की जब फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है ना, तो जब फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है तो उनका रेट ऑफ रिएक्शन के कितने टाइम के अंदर ये रिएक्शन करेंगे वो बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो पता ये चला कि इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी बिल्कुल सेम, कुछ प्रॉपर्टीज़ थी इनकी डिफरेंट। अब एक और बात अगर हम देखना चाहें कि जो आइसोटोप्स है ना हमारे पास, ये आइसोटोप्स ये हमारे पास कभी भी अलग अलग मौजूद नहीं है। ठीक है, जैसे कि अगर हम देखना चाहें हमारे पास 2 आइसोटोप्स होते हैं क्लोरीन के, एक होता है क्लोरीन 17, दूसरा भी होता है क्लोरीन 17, क्योंकि हमने क्या कहा था कि एटॉमिक नंबर हमारे पास सेम होगा, तो दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है बट डिफरेंट मास नंबर डिफरेंट होगा। तो इसका होगा क्लोरीन 35 और ये होगा क्लोरीन 37। ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंट है। अब दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में हमारे पास जहाँ जहाँ क्लोरीन मौजूद है ना, एज अ मिक्सचर मौजूद होगा। किसका मिक्सचर होगा, क्लोरीन 35 का, क्लोरीन 37 का। बट
इनकी परसेंटेजेस में फ़र्क आएगा कि जो मिक्सचर क्लोरीन का मौजूद होगा ना उसके अंदर ये 35 वाला 75% मौजूद होगा, और जो 37 होगा ये हमारे पास 25% मौजूद होगा। ठीक है, यानी कि इनकी जो रिलेटिव अबंडेंस है, ठीक है, वो डिफरेंट होगी। सही है, ये जहाँ जहाँ मौजूद है, हाइड्रोजन दुनिया में जहाँ जहाँ मौजूद है, ऑक्सीजन के तो होती नहीं है, यूरेनियम है और इसके अलावा हाइड्रोजन है, ये जहाँ जहाँ मौजूद है, क्लोरीन है, ये जहाँ जहाँ भी हमारे पास मौजूद हैं, इनकी रिलेटिव अबंडेंसी में फ़र्क आएगा। ठीक है, कि इनकी परसेंटेजेस डिफरेंट होंगी। प्रोटियम अगर सबसे ज़्यादा है तो ये दोनों उसके मुकाबले में कम होंगे। इस तरह क्लोरीन 35 जो है वो हमारे पास 75% है, क्लोरीन 37 हमारे पास 25% हो गया। तो यहाँ पर हम क्लास को एंड कर रहे हैं। ठीक है, आज हमने देखे बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। एटम क्या होता है, ठीक है, एटम के बाद देखा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, इसके अंदर शेल सब शेल्स थे। ठीक है, इन सब के मासेस थे, मासेस नेग्लिजिबल होते हैं, ये सारी डिटेल्स देखी थी। इसके बाद हमने देखा था एटम अकेला नहीं मौजूद होता, जब ये अकेला नहीं मौजूद होता तो ये बॉन्डिंग करता है, जब बॉन्डिंग करता है तो दो तरह के कॉम्बिनेशंस बनाता है। एक कॉम्बिनेशन होता है फिजिकल, दूसरा होता है केमिकल। फिजिकल जो होते हैं वो एलिमेंट्स बनाते हैं, जो केमिकल होते हैं वो मॉलिक्यूल्स और फार्मूला यूनिट्स बनाते हैं। ठीक है, अभी हमने सिर्फ नहीं बल्कि अभी तो हमने एलिमेंट्स भी नहीं देखे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स, फार्मूला यूनिट्स, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह डिटेल से देखेंगे। एलिमेंट्स हमने अलबत्ता देख ली, यहाँ पर एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद है। ठीक है, अभी हमने एलिमेंट्स के टाइप्स देखी, मेटल्स होंगे, नॉन मेटल्स होंगे, सेमी मेटल्स होंगे। सेमी मेटल्स को हम मेटालॉइड्स कह रहे थे। नेक्स्ट हमारे पास है एटॉमिक नंबर, मास नंबर, इन दोनों के अंदर हमने जो है वो डिफरेंस चेक किया था। ठीक है, एटॉमिक नंबर, मास नंबर के अंदर फिर हमने आइसोटोप्स देखे, आइसोटोप्स के कैरेक्टर्स देखे। ठीक है, तो यहाँ तक केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स रहते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इंशाल्लाह आइंस पे बात करेंगे, मॉलिक्यूल्स पे बात करेंगे, फार्मूला यूनिट्स पे बात करेंगे। ठीक है।